गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th तक आपकी काम आएगी। सभी बच्चे इसके सारे कंसेप्ट्स को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इसमें पहला कंसेप्ट है डाटा। व्हाट इज़ डाटा? डाटा से आप क्या समझते हैं? So its answer is data are the set of information in numerical figures collected with a definite purpose। जब हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं नंबर के फॉर्म में, तो उसको हम डाटा कहते हैं। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं अभी आप लोगों के, तो उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उसको हम डाटा कहेंगे। ठीक है, मार्क्स किस फॉर्म में है? नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एग्ज़ाम? टू चेक द नॉलेज, कि बच्चों को कितना नॉलेज है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। और वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं विद अ डेफिनेट पर्पस, तो इसी को हम डाटा कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन नवंबर के मंथ में क्लास 6 के बच्चे कितने दिन प्रेजेंट रहे। तो हम डेट वाइज इसको कलेक्ट कर सकते हैं कि 1 नवंबर को इतने बच्चे प्रेजेंट रहे, सेकेंड नवंबर को इतने बच्चे प्रेजेंट रहे। तो ये जो है ये नंबर के फॉर्म्स में आ जाएगा, है ना। नंबर के फॉर्म में पता चल जाएगा कि 1 नवंबर को कितने बच्चे प्रेजेंट रहे। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है कि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ये इसका उद्देश्य है। तो नंबर के फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डेटा। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो नंबर के फॉर्म में कलेक्ट की जाती हैं और किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कलेक्ट की जाती हैं, तो उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे विशेषकर, एक तो पिक्टोग्राफ एंड सेकेंड वन इज़ बार ग्राफ। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ, हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ एंड हाउ टू रीड पिक्टोग्राफ एंड हाउ टू रीड बार ग्राफ, ये 4 कंसेप्ट हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ पिक्टोग्राफ? अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कोई भी डाटा है, उस डाटा को अगर हम पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ। ठीक है, आप एक्सरसाइज 9.1 में देखेंगे कि टेबल बने हुए हैं और उसमें पिक्चर्स बने हुए हैं। तो जब पिक्चर्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। ठीक है, इट कैन आल्सो से दैट कि अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दिस इज आल्सो डेफिनेशन। अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ये सेकेंड डेफिनेशन है, दोनों एक ही बात है। या तो हम ये लिख दें कि अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डाटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या करता है कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, और वी कैन से दैट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। दोनों एक ही डेफिनेशन है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पिक्टोग्राफ क्या होता है। सिंपल वे में समझें कि जब हम डाटा को पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो जो भी पिक्चर आप बना रहे हैं उस एक पिक्चर की वैल्यू कितनी है वो आपको टेबल के ऊपर कॉर्नर में लिखना होता है। आप देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 में जितने भी टेबल बने हुए हैं जिनमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, हर एक टेबल के ऊपर कॉर्नर में एक पिक्चर की वैल्यू कितनी है ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक गर्ल्स की वैल्यू, एक पिक्चर जो बनी हुई गर्ल की, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 4 गर्ल्स के बराबर है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बल्ब्स बने हुए हैं, तो एक जो पिक्चर है बल्ब की उसकी वैल्यू 2 बल्ब के बराबर है। समझ आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रैक्टर्स हैं, तो एक ट्रैक्टर की वैल्यू, एक ट्रैक्टर की जो पिक्चर है उसकी वैल्यू 1 ट्रैक्टर के बराबर है। तो जब भी आप पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सिंबल की वैल्यू कितनी है वो लिखनी होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी।
जब भी हमारे पास कोई डाटा होता है तो उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बच्चों के जो मार्क्स हैं तो उसमें नंबर आ जाएंगे, रोल नंबर 1 कितने नंबर आए, रोल नंबर 2 कितने मार्क्स आए, रोल नंबर 3 कितने मार्क्स आए, तो बहुत सारे नंबर्स होंगे उसमें। तो जो नंबर जितनी बार रिपीट होगा उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस, याद रहेगा। और कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो जितनी बार रिपीट होती है, रिपीटेशन कितनी बार हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। इसमें एक मान लीजिए टेस्ट हुआ है क्लास का, और उसमें बच्चों के मार्क्स लिखे हैं कि रोल नंबर 1 के 1 मार्क्स हैं, फिर 2 के 2 मार्क्स हैं, 3 के 3 मार्क्स हैं, 4 के 1 मार्क्स हैं, फिर 5 के 2 मार्क्स हैं, 6, 7 के 1 मार्क्स हैं, रोल नंबर 8 के 6 मार्क्स हैं, रोल नंबर 9 के 4 मार्क्स हैं, रोल नंबर 10 के 2 मार्क्स हैं। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, डाटा है, और इसमें जितने भी नंबर हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्जर्वेशन। समझ आ रहा है, ये क्या है, एक डाटा है, और इसमें जितने भी नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है बेटा। अब आप ये देखेंगे कि 1 जो है, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, यानी 4 बच्चों के 1 मार्क्स हैं, 4 बच्चों के 1 मार्क्स आए हैं, यानी कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4। कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जितनी बार रिपीट होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो आप यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि 1 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, इसको मैंने सर्कल में बंद कर दिया है। 1 4 बार आया हुआ है, 4 सर्कल है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरह से आप देखेंगे कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे, 3 क्यों होगी 2 की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 जो है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, इसलिए 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। ठीक है, पिंक कलर से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 2 के नीचे। इसमें आप देखेंगे तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। इसी तरह से 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, और 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि ये सारे एक बार आए हुए हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा बार नहीं है, सिर्फ एक बार ही है, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। तो इसी को जब हम टेबल में लिख देंगे तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, आपके सामने ये दिख रहा है, एक टेबल बनाया है मैंने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो इसमें जो पहला कॉलम होता है इसमें आप क्या लिखेंगे, ऊपर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है, मार्क्स हैं या हाइट ऑफ द प्लांट्स हैं, जो भी अगर गिवन है तब तो हम ऊपर वही चीज़ लिख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे 9.1 में क्वेश्चन 1 में गिवन है कि 40 स्टूडेंट हैं और उनका जो है मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है और उसके मार्क्स हैं ये, तो हम ऑब्जर्वेशन ना लिख के हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। समझ आ रहा है। अगर कुछ नहीं दिया होगा, सिंपल डाटा दिया होगा और बोलेंगे कि प्रिपेयर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। कुछ भी नहीं दिया होगा तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो मार्क्स हैं या डिस्टेंस है या हाइट है, तो जो भी दिया होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में क्या आएगा, टेली मार्क। बीच में क्या आएगा, टेली मार्क। सेकेंड कॉलम टेली मार्क का होता है। टेली मार्क में क्या करना होता है कि हमें टेली मार्क्स बनाना होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है ये उसमें हमें लिखना होता है। अब जैसे 1 है, 1 4 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पे 4 लाइन्स बना देंगे, 1 2 3 4। दिख रहा है आपको, 4 लाइन है। और लास्ट में जो थर्ड कॉलम है ये फ्रीक्वेंसी की होती है। तो 1 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी हम 4 लिख देंगे इसकी। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ 2 है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, 2। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो टेली मार्क्स में हम 3 लाइन बना देंगे, 1 2 3, और फ्रीक्वेंसी के नीचे हम 3 लिख देंगे।
ऐसे यहाँ पे फिर 3 है ऑब्जर्वेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, टेलीमार्क में 1 आ जाएगा, 4 में 1 आ जाएगा, टेलीमार्क में भी, फ्रीक्वेंसी में भी, और 6 में भी 1 आ जाएगा, टेलीमार्क में भी 1, फ्रीक्वेंसी में 1 और टेलीमार्क भी 1 आ जाएगा। तो इस टेबल को हम कौन सा टेबल बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वो अगर फ्रीक्वेंसी टेबल बोलें तब भी हमें यही बनाना है, अगर वो बोलेंगे कि टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, ठीक है, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, तब भी हमें यही बनाना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने इसमें क्या बताई आपको कि अगर इसमें जो डाटा है ये किस चीज़ का डाटा है, अगर ये लिखा हुआ तब तो हम ऑब्जर्वेशन की जगह उसका नाम लिख देंगे, अदरवाइज हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है। और जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर लिखना है। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? मिनिमम से, सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर आएगा और फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है उसको, और सबसे नीचे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आता है, सबसे बड़ी डिजिट जो है, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो सबसे नीचे, और सबसे छोटी नंबर जो होगी वो सबसे ऊपर आएगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम टेलीमार्क्स बना देंगे और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी बना देंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। इसमें एक रिमार्क ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 5 या उससे ज़्यादा है तो फिर उसकी जो टेलीमार्क बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। इफ़ एन ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है इफ़ एन ऑब्जर्वेशन हैज़ फ्रीक्वेंसी 5 देन इट्स टेलीमार्क इज दिस। कैसे बनाते हैं? 5 अगर होगा तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 7 है, मान लीजिए 7 है, तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है। मान लीजिए 12 है फ्रीक्वेंसी, किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 12 है, तो कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आ रहा है बेटा? तो इस तरह से आपको बनानी है। 5 5 का सेट बनता है, 4 के बाद 5 जो होगा वो क्रॉस होगा, ठीक है, एक 5 का सेट, फिर दूसरे 5 का सेट, फिर तीसरे 5 का सेट। तो जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से हमें टेलीमार्क्स बनाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है एक्सरसाइज 9.1 में। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें पिक्टोग्राफ को रीड करके आंसर देना है, हमें पिक्टोग्राफ बनाना नहीं है, ठीक है। 9.2 में पिक्टोग्राफ बनाने हैं हमें, एक्सरसाइज 9.1 में पिक्टोग्राफ की रीडिंग है, रीड करके उसको ऑब्जर्व करना है और फिर उसके आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 में, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्जर्व करना है इसको और फिर उसके बाद हमें आंसर बताना है। तो इसमें पहला पार्ट है विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। अब आप देखिए, ओपन ये बुक, अपनी बुक खोलेंगे सभी बच्चे, 9.1 एक्सरसाइज खोलेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे ट्रैक्टर्स बने हुए हैं, दिख रहा है सभी बच्चों को ट्रैक्टर बना हुआ है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि किस विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर हैं। विलेज A B C D E 5 विलेज हैं, सबसे कम ट्रैक्टर किस में हैं? विलेज D में। तो इसके आगे हम आंसर लिख के विलेज D लिख देंगे, ठीक है। नीचे भी लिख सकते हैं, स्पेस हो तो सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा इसका? विलेज D। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर किस विलेज में है? तो आप दोबारा ऑब्जर्व करेंगे टेबल को और देखेंगे कि A B C D E 5 विलेज हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस विलेज में हैं? तो विलेज C आ जाएगा। समझ आ रहा है? क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज C हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज B। यानी विलेज B में, विलेज C में विलेज V से कितने ज़्यादा हैं ट्रैक्टर। तो विलेज B जो है इसमें 5 ट्रैक्टर हैं और विलेज C में कितने ट्रैक्टर हैं? 8 ट्रैक्टर्स हैं। तो विलेज C में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं? 8 - 5, 8 - 5 = 3 ट्रैक्टर्स। तो विलेज C हैज़ 3 मोर ट्रैक्टर्स देन विलेज B। क्लियर है? और इसके बाद ये लास्ट पार्ट है, इसमें बोला है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेज।
सारे पाँचों विलेज में टोटल ट्रैक्टर कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। विलेज ए में 6 ट्रैक्टर हैं, विलेज बी में 5 ट्रैक्टर हैं, विलेज सी में 8 ट्रैक्टर हैं, विलेज डी में 3 ट्रैक्टर हैं और विलेज ई में 6 ट्रैक्टर हैं। तो 6 + 5 + 8 + 3 + 6 करेंगे, योर आंसर इज़ 28। यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रैक्टर्स कितनी होंगी, 28 होगी। इस तरह से हमें पिक्टोग्राफ को रीड करना है और रीड करके इसके आंसर्स लिखने हैं कॉपी में। समझ आ रहा है बेटा, सबको समझ आ रहा है अच्छी तरह से। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सभी बच्चे देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल ही है बिल्कुल। इसमें एक दिया हुआ है, पिक्टोग्राफ दिया हुआ है और इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स स्टूडेंट दिया हुआ है। यानी क्लास 1 में इसमें कितनी पिक्चर बनी हुई गर्ल्स की, 1 2 3 4 5 6 पिक्चर बनी हुई है। और एक पिक्चर किसके बराबर है, 4 गर्ल्स के। यानी क्लास 1 में कितनी गर्ल्स होंगी, 6 × 4 24 गर्ल्स। समझ आ रहा है। अब क्लास 2 में ये जो है लास्ट में देखेंगे आप, एक पिक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं है, हाफ है। तो जो ये हाफ पिक्चर है इसको हम क्या मानेंगे, कितनी गर्ल्स होंगी इसमें, 2 गर्ल्स, क्योंकि पूरी पिक्चर में 4 गर्ल्स आ रही हैं। तो हाफ पिक्चर में कितनी आएंगी, 2 गर्ल्स। तो इसमें सेकंड क्लास में कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 पिक्चर तो पूरी हैं। यानी 4 4 16 गर्ल्स हो गई और एक पिक्चर जो है वो हाफ है, तो 16 + 2 18 गर्ल्स हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ गर्ल्स हम लिख सकते हैं और इसके बाद फिर इनके आंसर देने हैं। इसमें इन्होंने बोला है विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ़ गर्ल्स स्टूडेंट, सबसे कम गर्ल्स कौन सी क्लास में हैं, तो क्लास 8th आ जाएगा। ठीक है, क्लास 8th में दिख रहा है आपको, क्लास 8th में सिर्फ 6 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। सबसे मिनिमम किस में होंगी, क्लास 6 में। तो इसके बाद इन्होंने पूछा है इज़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन क्लास 5। क्लास 6 में जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो क्लास 5 से कम है। अब क्लास 5 में देखिए कितनी हैं, 4 4 8 और 2 10। क्लास 5 में 10 गर्ल्स हैं, जबकि क्लास 6 में कितनी गर्ल्स होंगी, 4 8 12 और 16। क्लास 6 में 16 गर्ल्स हैं। इन्होंने पूछा है इज़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन क्लास 5। क्या आंसर आएगा, नो। इसमें क्या लिखेंगे आप, नो। फिर इसके बाद लिखा है इन्होंने हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं। तो इसमें 3 पिक्चर बनी हुई हैं और एक पिक्चर किसके बराबर है, 4 गर्ल्स के बराबर। तो 4 3 12 आ जाएगा। तो क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, 12 गर्ल्स। समझ आ रहा है। तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। किसी बच्चे को कोई समस्या आएगी नहीं, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये सारे कंसेप्ट पहले लिख लेना कॉपी में और उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 आपको ट्राई करना है। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।